सर आखिर जब वाइन के पैसे बढ़ते हैं, दारू के पैसे बढ़ते हैं, उसका देखो हर चीज का विरोध होता है। महंगाई बढ़ रही है, हर कोई बोला महंगाई है, बेरोजगारी है, हर कोई चिल्ला रहा है, हर जगह टीवी चैनल में सब मैं देख रही हूँ। अगर दारू का जब पैसा बढ़ता है तो पीने वाला क्यों नहीं उसका विरोध करता है? नहीं, पीने वाले विरोध नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करता है? उनको मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ पीने से मतलब है। कहीं शर्म महसूस होती है? शर्म महसूस होती तो पीते ही नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से निवेदन है ये कि शराबियों की पत्नियों के आधार कार्ड को शराबी के खरीद के मूल्य से उसको कुछ इंसेंटिव अमाउंट दिया जाए। पहले मैं इन शराब पीने वालों को बधाई दूंगा जो देश के रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, और वो रेवेन्यू फिर गवर्नमेंट अलग अलग मद में काम लेती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बाकी जितने भी पब्लिक हित के काम होते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक निवेदन और करूंगा कि आप जो बोतल 300 रुपए में बना रहे हैं और टैक्स लगा के जो 1200 रुपए में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में बेच रहे हैं, मैं कहता हूं वो सरकार बेचे 1700 रुपए में, लेकिन उनकी महिलाओं को आधार कार्ड से उसका लिंक किया जाए, जिससे 10 से 20% रेवेन्यू उनकी महिलाओं को मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। जी 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 जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आज हम आए हैं प्लॉट पे यानी वाइन की बात करते हैं। दारू होती है, जैसे शराब बोलते हैं, जैसे ठेका भी बोलते हैं, ठेके पे दारू मिलती है। दारू की एक सर्वे आया कि शराब की जो बोतल है, जो 1000 रुपये की बोतल होती है, वो करीब 280-300 रुपये बन के तैयार होती है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स होता है और सरकार टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, और टैक्स बढ़ाने के बाद भी जो पीने वाला है वो कभी ये नहीं पूछता है कि इतना पैसा क्यों बढ़ा दिया गया, क्या है क्या नहीं है, और वो चुप लेता है और चुप पीने के लिए निकल जाता है। उसमें क्या कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी दे रहा है, दारू पी रहा है, जो शराब पी रहा है, और उसके बाद वो अपनी बॉडी को भी कहीं ना कहीं वीक कर रहा है। तो इसी विषय में बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से, उनकी राय क्या है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष पूनिया है, मैं राजस्थान के किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पुनिया जी आपसे पूछना चाहेंगे, जो दारू है, जो वाइन होती है, ये जिस पे लागत बनती है, जो बन के आती है, वहाँ से जो 1000 रुपए की बोतल होती है करीब, वो कम से कम 280-300 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है, और उसके बाद टैक्स पे टैक्स होते हैं। फिर वो सरकार उसमें टैक्स भी लेती है, और जो पीने वाला है वो कभी ये नहीं बोलता महंगाई बढ़ रही है या दारू का पैसे रेट बढ़ गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे पुनिया जी? पहले तो सबसे पहले मैं इन शराब पीने वालों को बधाई दूंगा जो देश के रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, और वो रेवेन्यू फिर गवर्नमेंट अलग अलग मद में काम लेती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बाकी जितने भी पब्लिक हित के काम होते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक निवेदन और करूंगा कि आप जो बोतल 300 रुपए में बना रहे हैं और टैक्स लगा के जो 1200 रुपए में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में बेच रहे हैं, मैं कहता हूं वो सरकार बेचे 1700 रुपए में, लेकिन उनकी महिलाओं को आधार कार्ड से उसका लिंक किया जाए, जिससे 10 से 20% रेवेन्यू उनकी महिलाओं को मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। जी 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 जी। जो शराबी है उसकी महिला को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और वो तब भी संभव है जब आप शराब की बोतल खरीदेगा कोई भी शराबी, तो उसका आधार कार्ड उसकी महिला से खाते से अटैच किया जाए, और वो 10 या 20% गवर्नमेंट जितना उचित समझे उससे शराबी की महिला के खाते में जाना चाहिए। जैसे किसान को खाद मिलता है, खाद की बोरी मिलती है, तो उस पर आधार कार्ड को लिंक किया जाता है, उसके बाद उसको खाद मिलता है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आधार कार्ड को उससे लिंक करना चाहिए, जब वाइन की शॉप पे जाए वो लेके। आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से निवेदन है ये कि शराबियों की पत्नियों के आधार कार्ड को शराबी के खरीद के मूल्य से उसको कुछ इंसेंटिव अमाउंट दिया जाए, जिससे शराबी को तो खरीदना ही खरीदना है। चाहे आप, मैं ये नहीं कहता 300 की बोतल, 300 की बोतल यदि गवर्नमेंट 3000 में बेचेगी ना, तो भी शराबी शराब खरीदेगा, लेकिन उसकी महिला को उसमें बेनिफिट मिलेगा ना, तो सरकार का आभार मानेगी, और उसके घर को उसी से के पैसे से, सरकार को अपने जेब से नहीं देना, शराबी के पैसे से उसके घर वाले को आर्थिक सहायता मिलेगी। बेनिफिट देना इसलिए चाहिए कि वो अपना घर चला सके। शराबी डायरेक्ट घर में पैसा देता नहीं है, इसलिए मेरे आपके सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट जी 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 जी। सर आखिर जब वाइन के पैसे बढ़ते हैं, दारू के पैसे बढ़ते हैं, उसका देखो हर चीज का विरोध होता है। महंगाई बढ़ रही है, हर कोई बोला महंगाई है, बेरोजगारी है, हर कोई चिल्ला रहा है, हर जगह टीवी चैनल में सब मैं देख रही हूँ। अगर दारू का जब पैसा बढ़ता है तो पीने वाला क्यों नहीं उसका विरोध करता है? नहीं, पीने वाले विरोध नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करता है? उनको मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ पीने से मतलब है। कहीं शर्म महसूस होती है? शर्म महसूस होती तो पीते ही नहीं। यदि शर्म महसूस होगी ना,
तो आपको महंगे आइटम लगेगा तो वो देखेगा मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं, वो खरीदेगा ही नहीं, इसलिए उसको शर्म महसूस नहीं होती। ऐसा तो नहीं पैसा भी दे रहा है, शर्म के मारे बोल भी नहीं रहा है वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनको तो व्यसन करना ही करना है। अच्छा चलो, आप तो ये शराब की बात, क्या आप कनाट प्लेस से मेरा जो इंटरव्यू कर रहे हैं 50 मीटर पे आपको कॉफी हाउस मिलेगा, इस वक्त जाइए लाइन लगी हुई है, बियर बार लगे हैं लाइन लगी हुई है, खाने के रेस्टोरेंट लगे लाइन लगी हुई है, लेकिन क्योंकि सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना, नोटबंदी की लाइन दिखाई दे जाती है, ये लाइन नहीं दिखाई देती। आप शराब के धक्के पे चले जाए, लंबी लंबी लाइन लगी है, तो महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई है सोच का विषय, सोच की महंगाई है। जी जी जी, जो कमा रहा है ना, अच्छा। रुपए की वैल्यू 47 में भी वो थी, आज भी वही है। खरीदने वाले अब आप यदि उसको इससे कंबाइन करेंगे तो आप ये सोचिए कि आज से 10 साल पहले जिस आदमी को 200 रुपये मिलते थे, आज उसको 700 रुपये मिल रहे हैं। सर अब तो नौकरी नहीं है, आपने देखा कि अभी पार्लियामेंट में 2 युवा बढ़ गए, 2 बाहर थे, 4 लोगों ने बहुत उपद्रव मचाया कि हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज है, नौकरी नहीं है। आप भगत सिंह को उनसे मत जोड़िए। अच्छा। पहले तो मैं आपका ये क्वेश्चन कंडेम करता हूँ, भगत सिंह मेरा समाज का था, मेरा देश का शहीद था, इसलिए मैं उनके खिलाफ ये सब। मैंने नहीं बोला, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उन्हीं के, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से उन्हीं को कह रहा हूँ कि भगत सिंह जी ने ऐसा करते नहीं किया था, उन्होंने बेरोजगारी का रोना नहीं रोआ था, वो सबल परिवार से थे, भगत सिंह जी खुद सबल परिवार से थे, इसलिए उन्होंने ये, उनका ये नहीं था। और आप मेरे को ये बताओ, इंडिया गवर्नमेंट में कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें 42 साल का युवा अपने आप को बेरोजगार साबित करे, वो परीक्षा की तैयारी करे? कौन सी एग्जाम है? मेरे नजर में तो नहीं है। मेरे नजर में युवा पूरा पढ़ रहा है, तैयारी करता है, उसमें नौकरी 6000 होती है, मेरे 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें मेरे समाज के नीलम चौधरी नाम की लड़की भी है ना, उसकी उम्र 42 साल है, खुद बता रही है, PhD सब होल्डर है। जी जी जी। तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में कहां से आती है, आप मेरे को बताओ। देखो, जिसको सरकार का विरोध करना है ना, वो सरकार का विरोध करेगा, क्योंकि विरोधी का काम विरोध करना होता है, सरकार का काम अपने तरीके से काम करना। इसलिए मैं तो उनको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं मानता। क्या आज तक कितने बेरोजगार संसद में घुसे हैं, मुझे ये बता दीजिए। पहली बार हुआ, पहली बार हुआ ना, पहली बार हुआ। तो वो तो एक बहाना कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, और बाकी पार्टियां उनको बेरोजगारी का नाम दे के उनको सपोर्ट करें, तो मैं तो उनको कंडेम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर एक और रिपोर्ट आई है कि जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, सब देशों से सब कुछ अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, पर कहने का रिपोर्ट में ये आया है कि जैसे कि होता है कि इंसान 1000 रुपए जो हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। विदेशी एजेंसी है ना, हाँ। वो सरकार को बदनाम करना चाहती है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हिडनबर्ग 10 साल पुरानी कंपनी है और 50 साल पुराने उद्योगपति की फाइलें कंगाल रही है, क्या उचित है? नहीं। आप किसी विदेशी एजेंसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, यदि मेरी विदेश की एजेंसी है तो मैं उस पर भरोसा करूंगा और आपको उत्तर भी अच्छे से दूंगा। अच्छा। तो सर ये जो विपक्ष शोर मचा रहा है पूरा, जो 140 सांसदों को जो निलंबित किया है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे सर? मेरा कहना है कि आप एक क्वेश्चन के लिए, सरकार ने बोल दिया संसद में, लोकसभा में सुपर पावर होता है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सुपर पावर होता है उपराष्ट्रपति, समझ गए? अब जब उन्होंने जांच का आदेश दे दिया और वो कह रहे हैं गृह मंत्री जी को बुलाओ, अब मेरे को आप ये बताइए, मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं उन विपक्षों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा गृह मंत्री है जो बिना जांच के वक्तव्य दे देगा, और देगा तो क्या बोलेगा, आप बताइए। सर जांच पे जांच होती रहती है, बाद में कुछ होता नहीं है। आप समझिए, विपक्ष ये तो कह रहा है जांच पे जांच होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। इस जांच में ना जो लोकसभा वाली जांच है ना, इनमें अंतर है, आप ये समझिए। अच्छा। एक यदि बाहरी एजेंसी जो लोकसभा के बाहर कोई काम करते होता है तो उस पर कुछ कैसे कहा जा सकता है, तो उससे इनपुट लिया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई जो जांच हो रही है वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, इसको गृह मंत्री को, कि मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगा, मेरे विपक्षी मेरे से वक्तव्य मांग रहे हैं, आप मुझे उस पर बोलने की अनुमति दीजिए। और आपकी जो एजेंसी जिसने आपने आदेशित किया है, क्योंकि वो अंदर का मामला है ना, तो सिर्फ स्पीकर के अंदर का आता है, तो आपने उसमें दिया, उसमें क्या प्रोग्रेस है? तो अभी लोकसभा स्पीकर ने उनको बोलने के लिए नहीं बुलाया, नहीं उन्होंने अनुमति मांगी है अभी, इसलिए बिना जांच के कैसे जांच के कुछ नहीं हो सकता? नहीं बोल नहीं सकता ना, राइट नहीं है। बाहर का मैटर अलग बात है, लोकसभा के अंदर का मैटर है। जब 10 लोग चिल्लाते हैं तो सर एक लोग को सोचने को मजबूर होना पड़ता है ना। सोचने के लिए तो बार बार विपक्ष इतना बड़ा चिल्ला रहा है, हाँ चिल्ला है, तो उन्होंने कहा ना कि जब भी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी 20-15 दिन में हम आपको वक्तव्य देंगे, आप जहां बुलाएंगे वहां वक्तव्य देंगे।
लेकिन आप उसी क्वेश्चन को लेके आप लगातार 4 दिन तक लोकसभा नहीं चलने देंगे, राज्यसभा नहीं चलने देंगे, तो ये कौन सा लोकतंत्र? आप मेरे को बता दो, लोकतंत्र कौन सी परिभाषा? सर, आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल हैं, उन पे 2 बार नोटिस आ चुका है, दोनों बार को उन्होंने जवाब दिया है। अभी भी वो पंजाब में बोले कि मैं वहाँ हूँ, मेडिकल सेंटर में गए हैं वो करने के लिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब है देखो, केजरीवाल जी के पास जब कोई भी एजेंसी जांच के लिए भेजती है नोटिस, तो उसका जवाब या तो खुद जब उनको पेश होने के लिए, तो तीसरा नोटिस है तो उनको पेश होना चाहिए था, अब नहीं हो रहा है। 2 नोटिस हुए हैं, 2 नोटिस नहीं, दूसरा तीसरा हो गया। हाँ, तीसरा नोटिस है। जी, जी। 2 पहले उन्होंने कंडेम कर दिए थे, तीसरा नोटिस है। जी, जी। और तीनों में उनको खुद को बुलाया गया था। हाँ। लेकिन अब नहीं जा रहे हैं, आपको कोई एजेंसी बुला रही है जांच के लिए, तो आप नहीं जा रहे, जांच से आप भाग रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं या तो दाल में काला है। सर वो ये कह रहे हैं जी। कि हमारे जो और मंत्री जी। हैं वो राजनीति के तहत अंदर किए गए हैं, अभी तक किसी के पास कोई नोटों का बंडल नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, खाली बस उनको बेल भी नहीं मिल रही है और उनकी पिटीशन भी नहीं हो पा रहा है। तो खाली ये कि भाई केजरीवाल आगे ना बढ़े, आम आदमी पार्टी आगे ना बढ़े, कि बीजेपी को खतरा है, इसलिए वो बार बार वो कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके इस क्वेश्चन से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि देश में व्यवस्था अलग है, न्यायपालिका व्यवस्था अलग है। आप समझो, न्यायपालिका की व्यवस्था अलग है, उसमें सरकार का दखल नहीं होता। हाँ, आप विपक्ष के नाते कहने को कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश है ना, ये तो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल दो। जब प्रधानमंत्री को चोर बोला जा सकता है तो किसी को कुछ भी बोल दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या कह रहे हैं वो नहीं, एजेंसी तो सरकार की नहीं है भाई, न्यायपालिका सरकार की थोड़ी है। सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती है न्यायपालिका। तो इसलिए यदि आप इस बहाने से कि हमें परेशान किया जा रहा है, न्यायपालिका को कटघरे में कर रहे हैं, ये बात तो उचित नहीं है जी। नहीं, कल भी संजय सिंह की पेशी थी रेवेन्यू कोर्ट में, कल भी उनको वो नहीं मिला है। तो आखिर क्या, जब कुछ मिल नहीं रहा है तो आखिर सरकार ढूंढ क्या रही है? बगैर मिले नहीं रख क्या ढूंढ रही है? नहीं रख सकते ना बगैर मिले। कोर्ट में आप अपना प्रूफ रखेंगे तो कोर्ट इतने नहीं है। देखो, देश के लोकतांत्रिक देश के कोर्ट की ऐसी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ सबकी बात सुनाई जाती है। एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जाती है, उसके लिए भी रात को 2 बजे दोबारा कोर्ट खुलता, आप समझे। इसलिए आप न्यायपालिका पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्यों? यदि उचित होता तो उनको हम नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब है, जब एक आतंकवादी पूरे देश को पता है, एजेंसियों ने उसकी प्रूफ कर दी, कोर्ट ने उसको सजा दे दी, लेकिन फिर भी उसको 4 घंटे पहले फिर कोर्ट खुलता उसके लिए। यदि व्यवस्था सही नहीं हो तो नहीं खुलता कोर्ट। बाकी देशों में ऐसा थोड़ी होता है, दे दिया तो दे दिया, नहीं। लेकिन इस देश की ये खूबसूरती है कि एक आतंकवादी के लिए भी रात को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है। तो इसलिए संजय सिंह जी तो अलग कोर्ट थोड़ी बना रखा उन्होंने, तो ये सोच गलत है मेरे हिसाब से। तो ये कोई एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए करना चाह रहे हैं। सर, IND गठबंधन बना है अभी, वो सारे एक मुश्त होकर अभी 19 तारीख में मीटिंग हुई है पूरा, और उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे किया है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति है क्या है यार? राहुल जी को पप्पू समझा कि राहुल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही अब सब बोला था कुछ करके, तो वो पप्पू हैं या फिर कुछ और है क्या है? नहीं, जो शब्द आपने काम में लिया ना वो तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए पार्टी कोई भी हो, नेता सब मेरे लिए सम्मानित है। मेरा विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शब्द आपने अभी लिया ना, मैं वो इसलिए काम में नहीं लेना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि उनमें जहां तक आप समझ रहे हो ना, उनमें राजनीतिक कैपेबिलिटी है नहीं। अब एक यदि आप अपने परिवार का सहारा लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, वो लंबे टाइम नहीं चल सकती, क्योंकि लोग समझते हैं। पहले यूट्यूब का जमाना नहीं था, इंटरनेट नहीं था लोगों के हाथ में, आज तो 1 मिनट बाद में हर चीज हाईलाइट वायरल हो जाते हैं। तो हर आदमी समझता है। फिर ये कोई कहते हैं मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक नहीं है, ये लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं कि भाई पहले हम अंधेरे में रहे हैं। और ये इन्होंने जो ममता बनर्जी, पहले बल्ब का जमाना था, LED का जमाना है। हाँ, मेरा कहने मतलब जो ममता बनर्जी ने जो पासा फेंका है ना, वो उन्होंने बड़ा सोच समझ के और IND गठबंधन को बिखराने के लिए ही पासा फेंका है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, वो पूरी सत्ता में हैं, ठीक है, वो उनको वहां जगह नहीं देंगे। बाकी सभी का मतलब कहेंगे कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए सबने क्या रहे क्या है? भैया आप मेरी ये बात बाइट नोट करके रखना। ED गठबंधन के 26 दल हैं, 75 सीटों में ये समझ जाएंगे। कितनी? 75 सीट जी। और मैं आपको जून में फिर मिलूंगा, मैं आप मेरी बाइट रिपोर्ट करके रखना।
75 में ही रह जाएंगे। इसकी 75 वजह में रह जाएंगे, अच्छा। जी, इसकी वजह है एक दूसरे को घसीटेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे मैं आपको आगे नहीं जाने दूं, आप मेरे को आगे नहीं जाने दो। एक दूसरे को खींचते रहेंगे, बाकी सब यहीं रह जाएंगे, 75 से मर जाएंगे। तो 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में 415 प्लस सीट लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी प्रधानमंत्री बनने पक्का है? 415 सीट प्लस। आपका पक्का वादा है? वादा नहीं, मैं तो 43 साल से सर्वे ही कर रहा हूँ सर्वे कर। और मैं किसान भी हूँ, आपको ये बता दूं। अच्छा, किसान भी? हाँ, लेकिन राजनीतिक सर्वे मेरा फेल नहीं हुआ 2 बार केजरीवाल जी को छोड़ के। केजरीवाल जी को सरकार मैंने मानी थी, लेकिन जितनी उन्होंने सीट ली ना, वो मेरे मतलब मेजरमेंट से ज्यादा थी। दिल्ली का वोटर उनका कहता है भी केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा तो नो कमेंट ही रहे। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर